हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड द एटम। तो ये पार्ट 3, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आई बटन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो। तो ये पार्ट 3 है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ कोई भी नए चैप्टर के ऊपर तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको फटाफट रिकैप करवा देता हूँ कि 5th चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में देखा था। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग ने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि वहाँ पर देखा था कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम के जो सेंटर में क्या क्या होता है, वहाँ पर ये न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने डीप में स्टडी किया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में डीप में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ गया ना कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग ने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, लास्ट टॉपिक हम लोग ने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर देखा था। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हम लोग ने देखा था कि न्यूक्लियस के सेंटर में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में। ठीक है, तो इसे ऑर्बिट नहीं कहेंगे, इसे शेल कहेंगे। ठीक है, जो ये ऑर्बिट होता है, ठीक है, इसे ऑर्बिट नहीं, इसे शेल कहते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बता कहते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं शेल के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है इसके अंदर प्रोटॉन। ठीक है, जो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, किसका, एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दिए है इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज सब एटम पार्टिकल एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल E⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये क्या कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना। जो प्रोटॉन होता है कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर इसके बाद बताया ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बताया मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 18 टाइम लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटम का वेट होता है वो कम होता है, किससे, हाइड्रोजन एटम से कम होता है। ठीक है, कितना कम होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका वेट है, ठीक है, इसका वेट होता है 18। ठीक है, 1800। ठीक है, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 1। ठीक है, तो मतलब कि ये कितना टाइम स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कितना स्मॉल है, इससे हाइड्रोजन एटम से 1800 टाइम्स क्या है, स्मॉल है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बताया, देयरफॉर द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज ए निग्लिजिबल। ठीक है, इसीलिए इसका वेट जो है देखा नहीं जाता इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास होता है, मतलब वेट होता है, वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन से 1800 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ठीक है, वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, रिवॉल्व कहाँ पर करता है, एक ऑर्बिट में है, कहाँ पर, एक ऑर्बिट में, और ये डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, किसका डिस्टेंस पे रहता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसा आपको पता ही होगा कि एक एटम है। ठीक है, एटम के अंदर जो सेंटर में होता है, ठीक है, सेंटर में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके अराउंड क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है और ये रिवॉल्व करता है कहाँ पर, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बताया द ऑर्बिट बीइंग 3 डायमेंशनल इन नेचर ए टर्म शेल इज यूज इंस्टेड ऑफ द टर्म ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल इमेज है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो एटम है, ठीक है, यहाँ पर ये जो एटम है वो 3 डायमेंशनल, मतलब 3D व्यू आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको ऑर्बिट की जगह हम लोग यहाँ पर इस टर्म यूज़ करते हैं शेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको एक मिनट में आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 शेल, मतलब 2 ऑर्बिट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको K बोलते हैं और सेकंड ऑर्बिट को L बोलते हैं। ठीक है, L ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो K ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट को यहाँ पर हम लोग इसको ऑर्बिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शेल बोलेंगे। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। क्यों, क्योंकि ये 3D डायमेंशन, मतलब 3D व्यू है। ठीक है, 3D व्यू में हरदम हम क्या बोलते हैं, उसे ऑर्बिट और शेल बोलते हैं। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर इसके बाद बताया द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द शेल इन विच इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है, ठीक है, कोई भी एटम की, ठीक है, एनर्जी होती है वो कहाँ से
कहाँ से डिटरमाइन होती है कि मालूम पड़ती है, तो उसके शेल से, ठीक है। आपको इतना अच्छे से याद रख लेना है कि कोई भी एटम का एनर्जी जितना भी होता है वो कहाँ से डिफाइन होता है, मतलब डिटरमाइन होता है उसके शेल से, ठीक है। अगर समझ लीजिए वो एल में है, ठीक है, अगर वो एल में कोई भी एटम अगर एल में है, मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी मैं कब से एटम बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एल ऑर्बिट में, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी, ठीक है। जैसा जैसा वो मतलब कि ये न्यूक्लियस के सराउंड आता जाएगा उसकी जो एनर्जी होती है ज़्यादा होती जाती है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये के वाली फर्स्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे ये दूर जाते जाएगा इससे, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो इसका बताता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि जितना भी, ठीक है, एक एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जितना नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में, उतना ही एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। प्रोटॉन भी उतना ही होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम के अंदर, उतना नंबर ऑफ क्या होता है इसमें, प्रोटॉन होता है। फिर इसके बाद क्या पता है, देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल चार्ज आर बैलेंस एंड द एटम इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है। अब अगर आप समझो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। वही यहाँ पर बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना है वही उतना ही यहाँ पर प्रोटॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा, बैलेंस होगा। तो यहाँ पर वही बताया कि यहाँ पर दोनों भी जो चार्ज है वो इक्वल है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज बैलेंस है और एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, हर शेल वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया एज पर बोयर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए स्टेबल शेल, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, ठीक है, कि रुदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम होते हैं, ठीक है, एटम क्या होते हैं, एटम जब रिवॉल्व करते हो तो उनके अंदर जो एनर्जी होती है, ठीक है, जैसे जैसे रिवॉल्व करते जाते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और हर एक एटम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बट नील्स बोयर ने आके क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एटम होते हैं, एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एटम्स को छोड़ के बाकी सब जो एटम होते हैं क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया एज पर बोयर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए स्टेबल शेल, ठीक है। तो बोयर्स ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, स्टेबली रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई भी शेल के अंदर स्टेबल तरीके से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बताया गया है दिस शेल हैव अ डेफिनाइट एनर्जी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था रुदरफोर्ड ने कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, जैसे जैसे रिवॉल्व करते जाते हैं इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम के अंदर, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उनके अंदर वही डिफिनाइट एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द फर्स्ट शेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एटम हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस से जो सबसे पहला जो ये होता है, ठीक है, ऑर्बिट होता है, इससे क्या कहते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है। इसे डिनोट किया जाता है के से, ठीक है, मतलब फर्स्ट शेल है, ठीक है। इसे ऑर्बिट नहीं, इसे हम लोग शेल बोलेंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेना, इसे हम लोग शेल बोलेंगे और ये इसे के शेल कहेंगे, क्या कहेंगे, के शेल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें बताया कि फिर इसके बाद यहाँ पर हमें बताया द नेक्स्ट सेल इज़ कॉल्ड द सेकंड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो फर्स्ट सेल, मतलब कि जो न्यूक्लियस के एकदम फर्स्ट में रहता है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस से थोड़ी सी दूर पे ये फर्स्ट सेल होता है, ठीक है। फर्स्ट सेल को डिनोट किया जाता है के से, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट मतलब शेल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेकेंड सेल, ठीक है। तो ये जो सेकेंड सेल होता है उसे डिनोट किया जाता है एल से, ठीक है, एल सिम्बॉल से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसे डिनोट किया जाता है एम से, ठीक है, एम शेल होता है, ठीक है, मतलब थर्ड जो शेल होता है उसे एम से। और जो फोर्थ शेल होता है उसे किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो यहाँ पर वही बताया कि द सिम्बॉल एन इज़ यूज फॉर ऑर्डिनल नंबर ऑफ शेल, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उसे डिनोट करने के लिए किसका एन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जितने शेल होते हैं, ठीक है, जितने जो भी ऑर्बिट है, ठीक है, जो भी ऑर्बिट है यहाँ पर उसी नंबर से यहाँ पर डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि जो के वाला होता है, ठीक है, तो के वाला जो शेल होता है इसमें ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है। और जो एल वाला होता है वो सेकंड ऑर्बिट होता है, जो एम वाला होता है थर्ड ऑर्बिट होता है, ये फोर्थ होता है एन वाला। तो ऐसे ऐसे ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसे जैसे 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 बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ पर बताया द सेल आर रेफर टू बी द सिम्बॉल KLMN, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे जो सेल होता है उसे सिम्बॉल से रेफ़र किया जाता है, मतलब रेफ़र से हम लोग को दिखाना होता है कि कौन सा सेल है, ठीक है। फिर इसके बाद बताया कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो जो इसका शेल नंबर होता है वो n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, मतलब फर्स्ट शेल है तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, n क्या होगा 1 होगा। अगर ये सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट मतलब सेकंड शेल है तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, n क्या होगा 2 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर पता करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, एक शेल के अंदर कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, ठीक है, क्या है फार्मूला हमारा 2n⁻²², ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो n होता है, ठीक है, n क्या होता है यहाँ पर, अगर जैसे आपका जो भी ऑर्बिट है, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पर n क्या होगा 1, मतलब कि जो ऑर्बिट में कितने एटम आएंगे 1 आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 3 4 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें k जो होता है फर्स्ट ऑर्बिट होता है इसलिए फर्स्ट, ठीक है। l क्या होता है सेकंड, तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर m कौन सा होता है थर्ड होता है, ठीक है। n कितना होता है 4, o कितना होगा 5, p की वो कितना होगा 6, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होते जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मूला से हमें कैसे पता करना है कि इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पर 2n/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ठीक है, पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे 1 ही होता है, 2 × 2 1 = 2, तो यहाँ पर 2 ही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 × 2 फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है, 4 2 8, तो मतलब सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नहीं समझा, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से एकदम अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एकदम क्लीन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एकदम अच्छे से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो होता है ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है, ठीक है। एटम के अंदर बीच में क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एकदम अच्छे से ध्यान दो, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये कौन सा होता है, ये कौन सा शेल होता है, ये शेल होता है K शेल, ठीक है। और K शेल, ठीक है, ये कौन सा शेल है फर्स्ट शेल है, ठीक है। फर्स्ट शेल जो होता है वो K शेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा शेल है ये फर्स्ट, ठीक है। तो इसीलिए K के आगे जो ये N है, ठीक है, N से हम लोग ने नंबर ऑफ़ शेल डिनोट किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो L होता है, ठीक है, ये जो सेकंड शेल होता है ये हमारा कौन सा शेल होता है L शेल होता है, ठीक है। अब ये कितवा शेल है सेकंड शेल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये जो L होता है यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका जो थर्ड शेल होता है, ठीक है, जो थर्ड शेल होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं M से, ठीक है। तो ये कितवा शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो M आएगा वो थर्ड आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब इतना आपको समझ गया कि जो N होता है, ठीक है, N कैसे कैसे हम लोग का बढ़ते गया, ठीक है। जो N है हमारा कैसे बढ़ते गया 1 2 3 4 कैसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो फॉर्मूला है 2n⁻², ठीक है, 2n⁻², ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब जैसे यहाँ पर मेरा ये कि यहाँ पर एक ही शेल है, ठीक है, एक ही शेल है, तो यहाँ पर मैंने इसी को यहाँ पर लाया, ठीक है, मतलब कि 2 यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर n जो है, ठीक है, यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर जितना ये k है, ठीक है, इसी को यहाँ पर हम लोगों ने लेके आके इसका क्या कर दिया स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है, 1। अब इसको 2 × 1 कितना होता है 2, ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ गए, यहाँ पर कितने आएंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड वाला बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर ये K शेल हो गया हमारा, ठीक है। तो ये K शेल हमारा फर्स्ट शेल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो L शेल है, ठीक है, ये सेकंड जो शेल है वो L शेल है, ठीक है। तो कितवा शेल है ये सेकंड, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है, ये सेकंड शेल है। तो जो M होता है वो कितवा शेल होता है थर्ड शेल होता है, ठीक है। ये M जो होता है वो 4 शेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड है, ठीक है, मतलब L शेल है। अब इसका हम लोग निकाल देते हैं कि इसके अंदर कितने कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या है 2n², ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लेंगे 2 × ठीक है, n। अभी यहाँ पर n कितना है हमारा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। n कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये 2 मतलब 2 × 4 = 8, ठीक है, मतलब यहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको समझ गया कि यहाँ पर कैसे करना है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी होती है कैसे निकालना है। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। अब थर्ड के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इस फॉर्मूला था 2n⁻², ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 थर्ड शेल है। तो यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, 9 2 18, मतलब थर्ड शेल में आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे निकालना है, ठीक है।
तो इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल कैन कंटेन इज़ ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि जितना भी नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल कैरी करता है, ठीक है, उसको निकालने के लिए, ठीक है, अगर यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन से शेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है, कंटेन कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या एक फार्मूला दिया, ठीक है, यहाँ पर हमें एक फार्मूला दिया 2n⁻², ठीक है। तो ये इसी फार्मूला को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है मिल जाएगा कि हमें कि इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, कोई भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, मतलब फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकाला फर्स्ट शेल के अंदर 2 है, ठीक है, और सेकंड शेल मतलब थर्ड शेल, फिर फोर्थ शेल, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड शेल के अंदर कैपेसिटी कितनी 8 की है, फिर थर्ड सेल के अंदर 18 की है, ठीक है, फिर फोर्थ सेल के अंदर 32 की है, ठीक है। तो ऐसा करके आप जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं इस फार्मूला से कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है इस सेल के अंदर। फिर इसके बाद बताया एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इन द सेल इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन की, कोई भी एटम की अगर एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो अगर कोई भी एटम के अंदर की इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका मैग्नीट्यूड जो है एन होता है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने स्टडी किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कोई इलेक्ट्रॉन का, कोई भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर फर्स्ट सेल है, ठीक है, फर्स्ट सेल जो होता है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है और इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। सेकंड सेल के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो तो हम लोग ने देखा फर्स्ट सेल के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, टू इलेक्ट्रॉन्स की। फिर इसका सेकंड सेल में कितनी कैपेसिटी होती है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, थर्ड सेल में 18 की कैपेसिटी होती है, फोर्थ सेल में कितनी होती है, 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक वो देख लिया, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको स्टडी करना है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है। ये कोई भी सेल वाइज, ठीक है, सेल वाइज इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स के सेल होते हैं। कौन कौन से सेल, पहला जो फर्स्ट सेल होता है उसे किससे डिनोट किया जाता है, के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, इस बारे में आपको सब कुछ जानना चाहिए, ठीक है। इस बारे में अगर आपको पूरा सब कुछ पता होगा, ठीक है, सब कुछ पता होगा, उसके बाद ही आपको ये समझेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम फॉलो अ स्टैंडर्ड नोटेशन इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेन एटॉमिक सबशेल with the number of electrons they hold written in subscript are placed in a sequence, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एटॉमिक सबशेल्स होती है, ठीक है, उसी को देखते हुए, ठीक है, उसी को देखते हुए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, कोई भी जो नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट या फिर सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। फिर इसका बताया फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज़ 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो है ये इसे क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर 1s2 है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, ऊपर पावर में है, ठीक है। तो ये जो पावर में होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप लिख लो, ठीक है, क्या लिखो, 1s, ठीक है, यहाँ पर नीचे अगर लिखो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सबस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। और ये जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो ये है सुपरस्क्रिप्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जो है ऊपर है, यहाँ पर नीचे, इसलिए इसे सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया गया है, ठीक है, सोडियम का। तो सबसे पहले आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ पर एटम कौन सा एटम है, ठीक है, यहाँ पर दिया है पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड में सिंबल दिए, थर्ड में इलेक्ट्रॉन नंबर इन द एटम, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है KLMN शेल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया कि फर्स्ट शेल में कितने नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड ऑर्बिट सेकंड शेल में कितने होते हैं, थर्ड शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोर्थ शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर उसका हम लोग क्या देखने वाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का दिया। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एटम कितने होते हैं इसके अंदर, 1 होते हैं। ठीक है, तो 1 होते हैं तो ये सिर्फ 1 में ही आएगा, मतलब के शेल में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, के अंदर 2 के। ठीक है, फिर अगर ये 2 होता है, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन अगर इसके अंदर 2 एटम होते तो सिर्फ के में होते। ठीक है, मतलब 3 होते तो के में होते 2 और एल में कितने होते, 1 होते। ठीक है, तो मैं आपको फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, अब तक आपने जितना भी मैंने बताया आप सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, क्या करो, आप सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बहुत ही एकदम अच्छे से समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एटम है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पूरा सीक्वेंस वाइज जो है एटम को लिख लेना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला है हाइड्रोजन, फिर इसका हीलियम, फिर लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, क्लोरीन, आर्गन, ब्रोमीन। ठीक है, तो इसको एकदम सीक्वेंस वाइज लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका जो है एकदम सीरियल वाइज बढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 10 तक जो है एकदम अच्छे से बढ़ गया है, मतलब कि एकदम सीक्वेंस में बढ़ा है। ठीक है, मतलब 11 तक। ठीक है, मतलब सोडियम तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अलग ग्रुप जो है चालू हो जाता है, मतलब यहाँ पर पूरा एक सीक्वेंस में नहीं दिए, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, एकदम पूरा सीक्वेंस वाइज डिवाइड कर लेना है। ठीक है, मतलब सोडियम के बाद जो भी आता होगा, जो भी एलिमेंट आता होगा उसको एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको क्या हो जाए, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर 11 तक है ना, फिर आगे आगे बढ़ता जाए 11 12 13, फिर यहाँ पर 13 14 15 16 17 से फिर से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मतलब एकदम आपको अच्छे से समझ गया कि आपको एकदम सीक्वेंस वाइज एकदम लगा लेना है। ठीक है, कि जो भी इसका जो एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, 2, जिसका एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो, 2 है। ऐसे मतलब आपको सीक्वेंस में लगा देना है। ठीक है, अगर आप लगा दिए फिर आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जो मैंने आपको पिछला वाला वीडियो बनाया, मतलब कि पिछले वाले स्लाइड में बताया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, उसको देख लेना है। ठीक है, आपको बस पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक है, बट यहाँ पर जो के शेल है, ठीक है, इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की कैपेसिटी होती है। अगर यहाँ पर 3 देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिथियम जो है यहाँ पर 3 है। ठीक है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसके अंदर कैपेसिटी 2 की है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में, मतलब नेक्स्ट सेल में चला गया। ठीक है, उम्मीद कर मतलब आपको समझ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पर जितनी अगर कैपेसिटी होगी, ठीक है, इसके आगे अगर यहाँ पर कैपेसिटी 2 की है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ गया। जैसे यहाँ पर अभी कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कि के शेल में कितना जाएगा, 2 जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बाकी जितने भी बचे, ठीक है, यहाँ पर कितने बचे, 2 गया तो 4 बचा। ठीक है, बट यहाँ पर जो के की एल की जो कैपेसिटी कितनी 8 की है, तो यहाँ पर 4 जो होगा 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको मतलब इसी तरह आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे अभी एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता था, जैसे यहाँ पर नियॉन है। ठीक है, नियॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के शेल के अंदर कितनी कैपेसिटी है, 2 की, तो 2 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और बाकी जो बचा यहाँ पर लगा दिया, 8 बचा, तो 8 के अंदर यहाँ पर कैपेसिटी एल की कितनी है, 8 की है, तो यहाँ पर सेकंड शेल में डाल दिया। फिर आप एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, यहाँ पर सोडियम। ठीक है, सोडियम के अंदर कैपेसिटी, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। ठीक है, तो जो के ऑर्बिट है, ठीक है, के ऑर्बिट मतलब के शेल है, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, 2 की, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एल है, ठीक है, यहाँ पर कितने बचे, 11 में से 2 गए तो 9। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट में कितनी है कैपेसिटी, 8, तो यहाँ पर लगा दिया, 8 यहाँ पर रख दिया। ठीक है, फिर 2 और 8 कितने हुए, 10 हो गए, तो 1 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर एम जो है, एम की और कितनी है कैपेसिटी, 18 की, तो यहाँ पर जो 1 बचा तो यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसे नेक्स्ट सेल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। बट अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, अगर आपको वही नहीं पता रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझेगा। अगर आपको कुछ भी अभी भी डाउट है तो मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक बहुत ही मस्त वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में आप कुछ भी टेंशन मत लो, आपको बस इतना थोड़ा सा समझ जाएगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये थोड़ा सा हार्ड है, इसके ऊपर मैं एकदम डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, तो इतना ही आपको अगर समझ जाएगा तो आपके लिए बस है। ठीक है, अभी 8 में आपको इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम का कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने स्टडी किया इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वहाँ पर हम लोग ने देखा कि कोई भी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन टू आइसोटोप्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाले आइसोटोप्स असल में क्या होता है, ठीक है। आपको बस ये टेबल में ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको टेबल जैसे जैसे देखते जाओगे आपको पूरा एकदम डीप में समझते जाएगा कि यहाँ पर क्या बताया, ठीक है, आइसोटोप्स असल में क्या होता है। तो यहाँ पर बताया है द एटॉमिक नंबर इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये एक जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि सेम लगभग सेम होता है दूसरे एटम से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि जो एटॉमिक नंबर है इसका Z, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में बताया, यहाँ पर न्यूट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया था है? Z से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एटॉमिक नंबर है मतलब यहाँ पर जो प्रोटॉन का नंबर है कितना है 6 है, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, ये भी 6 है। कैसे? तो यहाँ पर जब एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन, ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे, ठीक है, 12 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन करेंगे तो यहाँ पर 6 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो लगभग एक दूसरे एलिमेंट से मतलब दो एक एलिमेंट से क्या होता है एक जैसा होता है मतलब इक्वल होता है, ठीक है। और ये केमिकल आइडेंटिटी भी होती है कि ठीक है कोई भी एलिमेंट्स की। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया सम एलिमेंट इन नेचर हैव एटम विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर बताया कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है सेम होती है बट क्या होता है एटॉमिक मास नंबर क्या होता है अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिकल्टी हमें क्या होती है अराइज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर दो एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर होंगे तो क्या होगा डिफिकल्टी अराइज हो जाएगी मतलब कि डिफिकल्टी होने लगेगी उस एलिमेंट को पहचानने में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर बताया सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप, ठीक है। तो इसी को बताया कि ऐसा एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर है उसी को क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि आइसोटोप्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एटॉमिक मतलब कि आइसोटोप मतलब कि जिसकी जो ऐसे एलिमेंट जिसके एटम जो होते हैं उसके एटॉमिक नंबर सेम होता है बट जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या होता है हमें प्रॉब्लम हो जाता है उसको डिफाइन करने में हमें क्या हो जाता है प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बताया है फॉर एग्जांपल कार्बन है 3 आइसोटोप्स, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के 3 टाइप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बताया कि कार्बन C12 C13 C14, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन C12 कार्बन 13 कार्बन 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर है दोनों क्या है सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर क्या है डिफरेंट है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल रहा है आपको बट यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी 6 है। एटॉमिक नंबर दोनों में सेम है 6 यहाँ पर भी है 6 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। फिर यहाँ पर बताया द मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अनदर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलग तरीके से भी इसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। C12, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर C12 कैसे लिखा है, ठीक है। C12 C13 C14 कैसे लिखा है। और यहाँ पर हम लोग इसे सुपर स्क्रिप्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट तो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर C12 C13 C14 मतलब कार्बन के जो आइसोटोप्स है इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। C12 C13 C14 को। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया है द आइसोटोप्स हैव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि सेम प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वाले में देख सकते हो सेम प्रोटॉन है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड में देख सकते हो सेम प्रोटॉन है और डिफरेंट न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इससे भी क्या हम लोग कहेंगे आइसोटोप्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है जिसका ऐसे एलिमेंट जिसके सेम एटॉमिक नंबर हो बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो उसे क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिसके ऐसे आइसोटोप्स इसे भी आइसोटोप्स कहते हैं, ऐसे भी एलिमेंट्स को आइसोटोप्स कहते हैं जिसके प्रोटॉन का नंबर जो है न्यूट्रॉन के नंबर से डिफरेंट हो, ठीक है। उससे भी क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। सो फ्रेंड्स ये 5th चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड द एटम, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये इसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है मुंबई में, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसे हम लोग फटाफट से स्टडी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया लेट अस अंडरस्टैंड अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में कि न्यूक्लियर का रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है।
विथ एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, तो न्यूक्लियर के फ्यूल के एग्जांपल से हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर का रिएक्शन देखने वाले हैं, जिसका नाम है यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235। यहाँ पर बताया है ऑन द बोम्बार्डमेंट विद स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन विद द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम 235 अंडरगो न्यूक्लियर फिजन टू फॉर्म न्यूक्लिया ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिप्टॉन 92 एंड बेरियम 141 एंड 223 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि जब जो यूरेनियम 235 है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, किसको देख के, न्यूक्लियर फ्यूल का। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल का एग्जांपल लेके हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया जिसका नाम है यूरेनियम 235। ठीक है, यहाँ पर बताया कि जब इसका बॉम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है, बॉम्बार्डमेंट मतलब जब दो चीज़ टकराते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, बॉम्बार्डमेंट। ठीक है, विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूरेनियम 235 मतलब ये जो यू है, ये क्या है, यूरेनियम 235, और ये क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, इन जब दोनों जोन का क्या होता है, बॉम्बार्डमेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, दो चीज़ से एक चीज़ बनता है। ठीक है, दो एलिमेंट से क्या एक चीज़ बनता है, और एक एलिमेंट क्या होता है, दो चीज़ में डिवाइड होता है। किसमें, कौन से दो एलिमेंट्स में, क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141। ठीक है, तो ये जो यूरेनियम 235 है, ठीक है, यूरेनियम 235 और न्यूट्रॉन जब ये स्लो स्पीड से, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्लो स्पीड से, ठीक है, स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के स्लो स्पीड से टकराता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन का स्लो स्पीड है। ठीक है, और जब ये टकराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इट अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के अंडर को जाते हैं, प्रोसेस में जाते हैं, और यहाँ पर से दो एलिमेंट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, बनते हैं, जिसका जो होते हैं, पहला तो है क्रिप्टॉन 92 और दूसरा है बेरियम 141 एंड 2 to 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है। ठीक है, जब ये बम्बार्डमेंट होता है तो यहाँ पर क्या क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट निकलते हैं। ठीक है, पहला तो होता है क्रिप्टॉन 92 और दूसरा बेरियम 141, और वहाँ पर 2 से 3 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर इसके बाद बताया यहाँ पर ऑन डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ दिस न्यूट्रॉन एंड ब्रिंग अबाउट द फ्यूजन ऑफ मोर यूरेनियम 235 न्यूक्लियर इन दिस वे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया कि जैसे कि हम लोग ने ऊपर देखा, यहाँ पर स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, यूरेनियम को स्लो स्पीड से जब टकराया है, ठीक है, यहाँ पर जब बॉम्बार्डमेंट करवाया गया स्लो स्पीड से, तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियर फिजन, इट अंदर वो क्या हुआ, ये अंदर गया, किसका, कौन से प्रोसेस के अंदर, न्यूक्लियर फिजन में। ठीक है, और यहाँ पर दो एलिमेंट क्या हुए, फॉर्म हुए, पहला तो क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141। ठीक है, और दो से 3 न्यूट्रॉन। बट यहाँ पर जब इसको, ठीक है, यहाँ पर स्लो स्पीड से, बट यहाँ पर जब स्पीड, ठीक है, जब इसका स्पीड कम किया, ठीक है, जब डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ दिस न्यूट्रॉन, जब इसका स्पीड कम करके इसको साथ में लेके आया गया, तो यहाँ पर ये यूरेनियम 235 का न्यूक्लिया है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल क्या हुआ, एक एलिमेंट्स क्या हुआ, फॉर्म हुआ। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है कि जब हम इसका जो है स्पीड अगर इसका स्लो रखेंगे, ठीक है, और न्यूट्रॉन का स्पीड कम रखेंगे, स्लो रखेंगे, और इसको बॉम्बार्ड कराएंगे, तो यहाँ पर दो एलिमेंट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। बट यहाँ पर जब स्पीड यहाँ पर डिक्रीज में यहाँ पर स्पीड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, इससे भी ज़्यादा, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म होता है, यूरेनियम से भी ज़्यादा। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर स्पीड कम था, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो एलिमेंट्स क्या हुए, फॉर्म हुए। बट यहाँ पर जब स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, उससे भी ज़्यादा, मतलब कि इससे भी बहुत पावरफुल एलिमेंट्स क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया इन दिस वे अ चैन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इससे आपको समझ गया रहेगा कि कैसे न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन से, ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन करवा के न्यूक्लियर फिजन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग गलत है। ठीक है, मतलब मिस प्रिंट हुआ है। फिर यहाँ पर आपको समझ गया ना कि ये न्यूक्लियर फिजन कैसे करवाया जाता है, दो एलिमेंट, मतलब कि बम्बार्डमेंट करवा के क्या किया जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन करवाया जाता है। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स का न्यूक्लियर फिजन करवाया जाता है। फिर इसके बाद बताया अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग दिस चैन ऑफ द फिजन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फिजन करके क्या किया जाता है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ क्या किया जाता है, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर फिजन करवा के यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने ऊपर समझ लिया कि अगर
यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करवाया गया न्यूट्रॉन के स्लो स्पीड से। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट क्या होंगे, फॉर्म होंगे। बट यहाँ पर अगर फास्ट स्पीड रहा तो इससे भी ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन करवा के यहाँ पर क्या किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इसका होता है द चेन रिएक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल टू प्रिवेंट द प्रोबेबल एक्सप्लोजन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन ना हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब कि डेंजर ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। किसी तरह से कंट्रोल किया जाता है एक मैकेनिज्म से, ठीक है। यहाँ पर एक मैकेनिज्म भी होता है जो इसको कंट्रोल करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।